हेलो एवरीवन, वापस स्वागत है आपका इस श्रृंखला में जिसमें हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स। ये 2022 की तैयारी हम कर रहे हैं और हिस्ट्री और कल्चर के ऐसे टॉपिक्स उठा रहे हैं जिनके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, ऑल्सो वन ऑफ द टॉप एजुकेटर एट अनअकैडमी। मेरे बहुत सारे कोर्सेज अनअकैडमी पे एग्जिस्ट करते हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो सीनियर अकेडमिक एडवाइजर एंड पिछले लगभग 7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, राइट। आप डेफिनेटली एक बार एक्सप्लोर करें। अनअकैडमी पे यूपीएससी की प्रिपरेशन यू कैन से कि जो है पूरी डिटेल में होती है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली अनअकैडमी कैन बिकम द परफेक्ट स्टडी पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे सारे इंडिया के जितने भी बड़े बड़े एडुकेटर्स हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, राइट। मृणाल सर हैं, सुदर्शन हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा सर हैं, राइट। तो ये सारे सारे बड़े बड़े एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, जिनका जो कंटेंट है वो टॉप नॉच है एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस स्पेशली इन प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ रैंक्स, राइट। सो आपको भी जो है अनअकैडमी पे आना चाहिए और इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। ऑल्सो जो है तैयारी है वो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारी ही तैयारी है, राइट। पूरी ही प्रिपरेशन होती है अनअकैडमी पे, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। दिस इज लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन एंड द परफेक्ट सॉल्यूशन। आप मेरे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। तो मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री और कल्चर। तो मेरा मॉडर्न इंडिया का कोर्स, मेडिवल, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर, दीज आर एग्जॉस्टिव कोर्सेज। मैंने सब टाइमलाइन द्वारा पढ़ा है, तो टाइमलाइंस हो गई, देन जो है मैप्स हो गए, माइंड मैप्स हो गए। तो आई एम यूजिंग ऑल दीज टेक्निक्स इन दीज कोर्सेज। दीज आर एग्जॉस्टिव कोर्सेज। इसके अलावा शायद ही यूपीएससी कुछ पूछ सके। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर आपने 4 कोर्सेज पढ़े हुए हैं तो प्रीलिम्स में आप 30 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं मिनिमम, राइट। डिपेंड करता है सवाल कितने आए जो है यूपीएससी में इन टॉपिक से। ऑल्सो मेरा मॉडर्न इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अभी स्टार्ट हो रहा है 2 मार्च से, और ये सुबह सुबह का बैच है। तो अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है और आपने मॉडर्न इंडिया अब तक नहीं पढ़ी है तो आई थिंक दिस शुड बी समथिंग यू शुड चेक आउट। दूसरा फास्ट ट्रैक कोर्स मेरा एंशिएंट इंडिया का ऑलरेडी रनिंग है, और अगर आपने ये भी सब्जेक्ट अगर अब तक नहीं पढ़ा है तो आप मुझे यहाँ मिल सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाएं, जो है उसके पेमेंट पेज पे जाएं, राइट। यहाँ पे कोड मांगेगा आपसे, वो कोड TT100 है, देखो भूल मत जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोड TT100 आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। यू विल गेट मिनिमम ऑफ 10% डिस्काउंट। उसके अलावा अगर और कोई जो है अगर स्कीम होगी तो वो भी आपको सारी की सारी स्कीम्स जो भी अनअकैडमी में होंगी वो आपको यहाँ से आप एक्सप्लोर कर पाओगे, राइट, है ना। दूसरा मेरा कोड जैसे मैंने कहा TT100 है, इससे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। प्लस इसका एक और बड़ा अच्छा फायदा है कि फ्री क्लासेस अगर आपको देखनी है तो मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस भी हैं, और जो है अगर आपको वो भी अनलॉक करना चाहते हो और अनअकैडमी आपने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। मेरी फ्री क्लास पे जाइए, मेरी प्रोफाइल पे जाइए, फ्री क्लास पे क्लिक करिए, वो कोड मांगेगा। ये कोड आपको TT100 डायल 100, तो जो है 100 डायल करना है तो TT के साथ, तो TT100 आपको डायल करना है, राइट। तो आप ये एक्सप्लोर कर लोगे। प्लस नॉट ओनली माइंड, सारे ही एडुकेटर्स की क्लासेस आप एक्सप्लोर कर पाओगे इसी कोर्स से। दूसरा, अगर आप किसी और कैटेगरी में भी सब्सक्राइब करना चाहते हो, कोई और कैटेगरी की तैयारी करना चाहते हो, बैंक, SSC, IIT, यही समथिंग, देन ऑल्सो दिस कोड विल बी इक्वली इफेक्टिव, ठीक है। तो वहां भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है अभिषेक अनअकैडमी, जो है ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। बिल्कुल इसको ज्वाइन करें, और यहाँ पे मैं अपने सारे PDF अपलोड करता हूँ। इन क्लासेस के PDF भी आपको वहीं मिलेंगे, मेरे बहुत सारे कंपाइलेशन है, राइट। तो वो कंपाइलेशन भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। मेरी फ्री क्लासेस के अपडेट, वीडियो, यूट्यूब के अपडेट्स, ये सारे ही यहाँ इस चैनल पे अवेलेबल है, तो डू ज्वाइन दैट। अच्छा, ये खुशखबरी जो है थोड़ा सा ध्यान दिया उससे कि अल्ट्रा कॉम्बैट आ गया है, अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट 27 तारीख को है। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो डेफिनेटली ऑल्सो चेकआउट कि उस समय इस समय और कौन सा जो है कॉम्बैट चल रहा है जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत सारे प्राइजेस हैं एंड आई डोंट थिंक यू शुड बी मिसिंग दिस, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो है अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिल रहा है 5,000 रुपये का, राइट। तो जो है ये आपको मिलेगा और आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक कोड टाइप करना पड़ेगा, जो कोड देखिए TT100 कोड है, ये आप इसमें टाइप कर। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। तो अब तक देखो हमने बात करी है 1861 वाले एक्ट की, जहां पे तुम समझो कि इनिशिएशन हुआ है, उद्भव हुआ है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े हम चेंजेस करेंगे। बट 1892 जो है आफ्टर 31 ईयर्स ऑलमोस्ट, 1861 के बाद अगला एक्ट 1892 में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो देखो ये हमें ये बता रहा है कि अब ब्रिटेन जो है इंटरफेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि अपना ही कैबिनेट मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैंडल कर रहा है, तो अब इसको क्या ही बोले, राइट। तो चलो ठीक है, अच्छा ही कर रहा होगा, है ना। तो थ्योरी ऑफ ट्रस्टिंग मैन ऑन स्पॉट
है ना, ये थ्योरी जो है स्टार्ट हो गई कि भाई जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे होंगे, अब इंटरफेरेंस के लिए कुछ बचा नहीं। तो खैर, बट इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो को अगर तुम समझो, है ना, आइए थोड़ा आते हैं इस बात पे। तो इंडियन पॉलिटिकल सिनारियो, तो हमने देखा कि 1858 वाज एक्ट, 1861 इज एक्ट, और फिर एक अच्छा खासा लंबा गैप है, तब कहीं एक्ट आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब हमारी पॉलिटिकल अवेकनिंग हो रही है। हमारी पॉलिटिकल अवेकनिंग जो है ये सिग्निफाई कर रहा है। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया है। ऐसी और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसके पहले है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड ऑल हैं, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात चल रही है। तो अब तुम समझ सकते हो कि हमारी जो पॉलिटिक्स की जानकारी है, राइट, जो सवाल हम अंग्रेजों से बहुत सारे पूछना चाहते हैं, राइट, तो वो अब जो है यहाँ पे उठ रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन पे उठ रही है। बहुत सारी डिमांड है, फॉर एग्जाम्पल डिमांड है कि जो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। भाई मिलिट्री एक्सपेंडिचर कैसे आप इतना ज्यादा रख सकते हैं, तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करने की डिमांड है। दूसरा, काउंसिल में जो है एक सीरियस डिमांड है कि भाई हमें भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट दीजिए, काउंसिल की सीटें बढ़ाइए, इंडियंस को एंट्री दीजिए, तो ये डिमांड है। दूसरा, एक और बहुत पॉपुलर डिमांड है कि सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन हो रहा है, राइट, भाई ये साइमल्टेनियसली इंडिया में क्यों नहीं कंडक्ट करा रहे हो आप? इंडिया की सिविल सर्विस की भर्ती एग्जामिनेशन हो रहा है ब्रिटेन में, हाउ इज दैट मेकिंग सेंस? तो सवाल उठता है। तो अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई है, इसके साथ बहुत सारे सवाल है। तो तुम ये कह सकते हो कि अब ये जो नया एनवायरनमेंट है, स्पेशली अब इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गए हैं, जो इनिशियल लीडर्स हैं वो मॉडरेट लीडर्स हैं आपके 1885 टू 1905, जिनको मॉडरेट एरा कहा जाता है, राइट, जिनकी डिमांड कंपैरेटिवली काफी माइल्ड है ना, प्रेयर पिटीशन के लिए आप उनको जानते हो। तो अब क्या है कि डिमांड उठ चुकी है कि भाई हमको कुछ पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमको काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और भले ये डिमांड बहुत प्यार से रखी जा रही है, बहुत माइल्ड तरीके से रखी जा रही है, बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से रखी जा रही है, बट स्टिल यहां पे अब ये मुद्दा उठ चुका है। तो अब जो है ब्रिटेन को लगता है कि नहीं भाई, जो है एक एक्ट की जरूरत है, और तब कहीं जाकर 1892 में आपका एक एक्ट आ रहा है। तो 1892 काउंसिल रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेजर डिमांड भी क्या है, काउंसिल रिफॉर्म। हमारा जो अभी का जो लीडरशिप है वो काउंसिल रिफॉर्म चीख के मांग रहा है ना, नहीं बहुत प्यार से मांग रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से, और जो है अब वो डिमांड फुलफिल होने का थोड़ा वक्त आया। ओके, तो फिलहाल तो ये जो है हमारा ये एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। अब इस समय हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं लॉर्ड क्रॉस, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं लॉर्ड क्रॉस। हाँ, लॉर्ड क्रॉस हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, एंड दैट इज द रीजन इस एक्ट को लॉर्ड क्रॉस का भी एक्ट कहा गया, राइट। तो कंजर्वेटिव मिनिस्ट्री इस समय पावर में 1890 से इन्होंने कोशिश शुरू करी थी कि हाँ ये बिल पास करा ले जाए, कराते कराते इनको भी काफी टाइम लगा, राइट, है ना, तो शायद सरकारी काम में थोड़ा सा टाइम शायद लग जाता होगा, आई डोंट नो। ओके, तो फिलहाल तो ये जो एक्ट है दिस एक्सक्लूसिवली डील्स विद लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हमने समझा कि डिमांड भी थी भाई, मांगा भी जा रहा था, तो जो एक्सक्लूसिवली डील कर रहा है पूरी तरह से एक्ट फोकस है सिर्फ और सिर्फ एक बात पे, रट लो ये बात कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है दिस इज टॉकिंग ओनली अबाउट इंडियन काउंसिल, इसके अलावा कोई और डिस्कशन हम इसमें नहीं करेंगे, राइट। तो खाली उसके पावर्स, उसकी फंक्शंस, उसका कंपोजिशन, कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, कितना बैठेगा, कितनी बात करेगा, ये सारी की सारी बातें जो है यहाँ पे आएंगी। तो आइए देखते हैं, एक्ट समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो इस समय हमारे जब ये एक्ट आता है तो हमारे जो गवर्नर जनरल हैं, वाइसरॉय हैं, वो हैं लॉर्ड लैंसडाउन। ओके, लॉर्ड लैंसडाउन। तो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं, गवर्नर जनरल है ना, थोड़ा सा टाइपिंग है। तो हमारे गवर्नर जनरल है लॉर्ड लैंसडाउन, और लॉर्ड लैंसडाउन के एरा में कुछ और बातें भी हुई हैं। तो बिफोर वी गो टू द एक्ट, ये थोड़ी सी चीजें और हम जो है नोट कर लेते हैं, एमसीक्यू बनने के बहुत चांसेस है। तो 1891 में इसी समय में जो है एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट आया है, जिसके तहत जो मिनिमम एज है महिलाओं के लिए या जो है गर्ल्स के लिए शादी की, वो 12 साल कर दी जाएगी। दूसरा, 1891 में फैक्ट्री एक्ट आया है। इसके पहले एक और फैक्ट्री एक्ट आया था, वो था लॉर्ड रिपन के टाइम में, ठीक है, हम लॉर्ड रिपन की बात करेंगे कभी, वहां डिस्कशन करेंगे। देन 1893 में ड्यूरेंट कमीशन भी बिठाया गया है। तो जब हम इंडो अफगानिस्तान समझते तो हमें अंडरस्टैंडिंग आएगी
कि हाँ हमें इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक बाउंड्री, एक क्लियर बाउंड्री डिमार्केट करने की जरूरत है, राइट। तो ये बाउंड्री कमीशन भी जो है इन्हीं के टाइम में आया है। तो 3 इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में अलॉन्ग विद दिस एक्ट ऑफ कोर्स। अब ये जो है एक्ट तो फेमस है ही, लॉर्ड जो है लैंसडाउन के टाइम में आ रहा है, ठीक है। तो आइए खैर वापस आते हैं, एक्ट पे आते हैं। समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि दिस एक्ट इज मोर अबाउट लेजिस्लेचर। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में देखते हैं कि क्या हुआ। तो एक्ट कह रहा है कि हम सीटें बढ़ा देंगे। सीटें पहले हुआ करती थी 6 से 12, हाँ क्या दिया, चलो तो 6 से 12 हुआ करती थी। 6 से 12 का इन्होंने क्या कर दिया, 10 से 16 बहुत बढ़ा दी, राइट। बहुत कहां बढ़ा दी, मतलब बढ़ाना चाहिए था बट नहीं बढ़ाया, राइट। से कंपेयर करो तुम इस हिसाब से कि आज तुम्हारे पार्लियामेंट में कितने लोग बैठे हुए, राइट। उस हिसाब से देखो अगर, तो ये 10 से 16 नंबर तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, राइट है ना। तो जो है बात ही नहीं बन रही, 10% भी नहीं हो रहा है। तो 10 से 16 कहीं से 20 सेंस तो नहीं बन रहा, राइट। उसमें भी 10 होंगे कि 11 होंगे कि 12 होंगे 16 होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, तुम्हारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राइट। लॉर्ड क्रॉस बताएंगे उस समय कि हाँ जो है कितने लोग यहां बैठने वाले। दूसरा, इसमें गवर्नर जनरल जो है नॉमिनेट करेगा कुछ, मतलब जो एडिशनल मेंबर्स है उसमें नॉमिनेशन जो होगा वो गवर्नर जनरल द्वारा होगा। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया पावर किसको दी गई, जो है गवर्नर जनरल को दी गई। उसके सारे नियम वगैरह गवर्नर जनरल बनाएंगे, ओके। देन एक और बड़ा जो है, एक यू कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एक शब्द जो है इस एक्ट के बारे में हमें रटना हो, राइट, यहां सब भूल जाए और एक बात याद रह जाए, तो वो ये है कि इलेक्शन जैसी कोई बात यहां पे ये कह रहे हैं, राइट। ये कह रहे हैं कि ये जो आप मेंबर्स लेकर आ रहे हो, राइट, तो उसमें से 2/5 मेंबर, 40% जनता, 40% जनता जो है, 2/5 जनता, 40% जनता कैसी है, ये नॉन ऑफिशियल जनता है। बात समझ में आ रही है ना, नॉन ऑफिशियल जनता है ये। अब ये जो 2/5 है, 40% जो जनता है, दिस हैज टू बी पार्टली नॉमिनेटेड, इसमें कुछ लोग नॉमिनेटेड होंगे एंड अदर्स टू बी पार्टली इलेक्टेड। तो ये नॉमिनेशन की बात भी कर रहा है और इलेक्शन की बात भी कर रहा है। अब डिफरेंस कहां पे आ गया, इसके पहले 1861 वाले एक्ट में हमने बात करी थी कि नॉमिनेट करेंगे कौन, आपके वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे। अब यहां हुआ कि नहीं, नॉमिनेट भी किया जाएगा, कुछ इलेक्ट होकर भी आएंगे। तो थोड़ी देर के लिए तो हमको बहुत खुशी मिली कि हाँ चलो इलेक्शन आ गया, डेमोक्रेसी आ गई, राइट। लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन है, ये भी कोई बहुत ढंग का इलेक्शन प्रिंसिपल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एडेड फ्रेंचाइजी आ गई, लोग वोट देने लगे, नहीं, पूरा ही घुमा दिया गया है। नाम का इलेक्शन है ये खाली, आइए समझते हैं। तो इस इलेक्शन में क्या होगा, नॉमिनेशन होगा, मात्र और मात्र नॉमिनेशन हो रहा है। एंड देयर विल बी स्पेसिफिक बॉडीज जो ये नॉमिनेशन करेंगे, राइट। कौन है वो, यूनिवर्सिटीज नॉमिनेशन करेगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज, जमींदार्स, ट्रेड बॉडीज, चैंबर ऑफ कॉमर्स, खाली ये लोग हैं जो ये नॉमिनेट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन देखो जो है डेफिनेटली अगर 1861 से कंपेयर करो तो उस हिसाब से जो है एक स्टेप और आगे आए और कुछ बॉडीज को हक दिया कि भाई आप नॉमिनेट कर सकते हैं, है ना, नॉमिनेट कर सकते हैं या रिकमेंडेशन भेज सकते हैं। बट दीज आर बेसिकली रिकमेंडेशन, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि अगर यूनिवर्सिटी ने किसी को भेजा है तो उसे मान ही दिया जाए। दीज आर जस्ट रिकमेंडेशंस। तो रिकमेंडेशंस बाय दीज बॉडीज, इसको कह रहे हैं पार्टी इलेक्टेड। दूर दूर से इलेक्शन जैसा जो है, एकदम आज जो हम इलेक्शन समझते हैं, ये दूर दूर तक उस इलेक्शन जैसा कहीं से भी नहीं दिख रहा। बट फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, दिस इज पार्टी नॉमिनेटेड, पार्टी इलेक्टेड। तो इलेक्शन के नाम पे इन्होंने हमको घुमा दिया है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो जो है राइट जो है, अभी लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, फॉर एग्जांपल गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है अब जो है पार्लियामेंट के मेंबर बनेंगे। तो अब गोखले साहब को क्या क्या पावर दी गई है, या जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको क्या क्या पावर दी गई है, आइए देखते हैं। अगेन 1861 वाली बात याद करो, जहां पे आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते थे, खाली अपनी राय दे सकते थे, वो भी जो बिल सामने रखा है सिर्फ उस पे। बट यहां पे तुम देखो तो नाउ इवन फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेजिस्लेचर में पेश किया जाएगा एक बात, और उस पर आप अपने व्यू दे सकते हो, आप अपने नेसेसरी सजेशन दे सकते हो, है ना, कि कैसे बढ़ाया जाए पैसा, रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, और जो है एक्सपेंडिचर कैसे डिक्रीज किया जाए, राइट, है ना, जो है ये सारी बातें आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो कम से कम इतना तो हुआ कि आप अपनी व्यू दे पाएंगे।
भले देखो जो है ये मान नहीं है, मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है कि इसको माना जाए, माना ये बात, लेकिन थिंक अबाउट दिस कि अगर गोखले या फिर जो है कोई भी इंडियन लीडर अगर ऐसे व्यूज दे रहे हैं जो कि लॉजिकल हैं, सेंसिबल हैं, अब उसके दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि जो है उनको आपने व्यू दिया, हो सकता है मान लें इंडिया का फायदा हो जाए, एक बात। दूसरी बात जो है आप ये प्रूव कर देंगे कि भाई वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ और वी हैव दिस पोटेंशियल कि कल को अगर हमारी अपनी पार्लियामेंट होगी तो वी हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स, राइट, वी कैन हैंडल दिस, राइट। तीसरा एक और फायदा भी है कि ये जो व्यूज ये देंगे, अब ये न्यूज़पेपर में कवर होगा, प्रेस में कवर होगा। जब प्रेस में कवर होगा, लोग पढ़ेंगे कि गोखले साहब ऐसा कह रहे थे और ब्रिटिशर्स नहीं माने या माने, दोनों ही तरफ से इंडियन नेशनलिज्म को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, माने तो भाई गोखले साहब मना देंगे, अगर नहीं माने तो देखिए गोखले जी तो कह रहे थे फिर भी वो नहीं माने, राइट। तो दैट्स हाउ दिस विल बूस्ट आवर नेशनलिज्म। तो कहीं ना कहीं ये व्यू देना भी जो है एक यू कैन से एक पॉजिटिव मूव है। दूसरा दो मतलब ये तो चलो ठीक है, एक पावर दी इन्होंने, बट क्या कोई रेजोल्यूशन जो है ऐसा मूव करा सकते हैं? नहीं। क्या हाउस को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। स्पेशली फाइनेंशियल क्वेश्चन में ऐसा कोई भी मूव पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी फाइनेंशियल क्वेश्चन में, राइट है ना, स्पेशली फाइनेंशियल क्वेश्चन की बात हो रही है, किसी भी फाइनेंशियल मैटर में आप रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, आप हाउस डिवाइड नहीं कर सकते। तीसरी बात, हम पिछली बार बात कर रहे थे जो है स्पेशली 1861 में दे वर नॉट अलाउड टू आस्क एनी इंफॉर्मेशन, बट अब तुम देखो कि नाउ दे कैन आस्क क्वेश्चन इन सर्टेन लिमिट्स। पब्लिक इंटरेस्ट का सवाल होना चाहिए, राइट, पर एक 6 दिन का नोटिस देना चाहिए। देखो नहीं पूछ सकते थे, उसके आगे एक कदम है कि हाँ पूछ सकते हो, बट थोड़ा सा जो है हेड्स अप दे दो, 6 दिन का नोटिस दे दो, एंड देन वी विल आंसर। अगेन यू कैन से कि पिछले वाले के हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव मूव है, बट बीइंग एन इंडियन जो है जो है क्रिटिसाइजिंग दिस, तो आप डेफिनेटली कहोगे कि 6 दिन का नोटिस है, कम जो है दिया है, रेजोल्यूशन ये डिवाइड करने के लिए देना चाहिए, तो उल्टा क्रिटिसाइज भी करेंगे इसको अगर हमें मेंस का आंसर लिखना है, अगर हम क्रिटिक हैं। लेकिन अदरवाइज अगर तुम जो है प्रैक्टिकली देखो और 1861 से कंपेयर करो, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात कर लेते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या हो रहा है। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में बॉम्बे और मद्रास है ना, तो जो आपके बड़ी वाली प्रेसिडेंसीज हैं बॉम्बे मद्रास, तो यहाँ नंबर भी कह दिया इन्होंने 8 से 20 हो सकता है, बंगाल में भी 20 तक जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, और इधर जो NWSP है, अवध है, राइट, यूपी, तो बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम 15। ये रटना नहीं है, यूपीएससी ये नंबर नहीं पूछेगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग दिस डिस्कशन जो है ये नंबर्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बट यूपीएससी नहीं जाएगा। ओनली थिंग विच यू कैन रिमेंबर जो यूपीएससी का स्टेटमेंट हो सकता है कि क्या ये प्रोविंशियल्स भी जो है, मतलब ये जो लेजिस्लेचर्स है, क्या वो भी एक्सपैंड हुए हैं, नंबर्स बढ़े हैं? हाँ नंबर्स बढ़े। ठीक है, आप ऐसा करके याद कर सकते हो। चलिए तो अब थोड़ा सा असेसमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है अपनी टिप्पणी कर लेते हैं, क्रिटिसाइज कर लेते हैं इसको कि जो है 1861 के एक्ट में हमें क्या देखने को मिला। ओके, तो पहली बात अगर पॉजिटिव देखो तो हाँ भाई आप सवाल पूछ सकते हो एग्जीक्यूटिव को, ग्रेट। और बताइए देन जो है फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है, बजट है, वो आपके सामने पेश हो रहा है और आप अपनी व्यू दे सकते हैं, ये भी बड़ा सही पॉइंट है, राइट। एंड नाउ there will be some great Indian leaders or there will be a lot of Indian political leaders who will actually make way to parliament, right, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, आशुतोष मुखर्जी, रास बिहारी घोष, राइट, सुरेंद्र बनर्जी। तो ये लोग कम से कम पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट में बैठेंगे, राइट, बातें कहेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, अपने व्यूज देंगे, तो उससे डेफिनेटली जो पब्लिक ओपिनियन है, जो पॉलिटिकल ओपिनियन है, वो और ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ड हो पाएगी। तो बिल्कुल सही है ये। और थोड़ा नेगेटिव अगर क्रिटिसाइज करें, थोड़ा क्रिटिसाइज कर लेता है इसको, तो और क्रिटिसाइज कर लेते हैं नेगेटिव, उसमें वो पॉजिटिव कह दिया हमने, थोड़ा नेगेटिव। ये जो इलेक्शन है डेफिनेटली मतलब वर्थ क्रिटिसाइजिंग। तो ये इलेक्शन के नाम पे क्या है? खाली नॉमिनेशन है, राइट, और गवर्नमेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। मैंने पहले ही कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन था बाय दोज बॉडीज, गवर्नमेंट कैन स्टिल रिजेक्ट। दूसरा, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फंक्शन, जो पावर की आप बात कर रहे थे, तो आपने सवाल पूछने का मौका दिया 6 दिन के नोटिस पे, और दूसरी बात सप्लीमेंट्री सवाल पूछना हो तो वैसी कोई पावर इन्होंने नहीं दी है। दूसरा, क्वेश्चन कैन आल्सो बी डिसअलाउड। मान लो मैंने पूछा, 6 दिन का नोटिस भी दिया,
तो जो है पर फिर भी काउंसिल एग्जीक्यूटिव ने कहा कि नहीं नहीं हम जवाब नहीं देना चाहते। तो अब यहाँ पे कोई रेमेडी भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। कौन सा सरकार गिरा दोगे? नो कॉन्फिडेंस मोशन थोड़े आपके पास, तो आपके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि आप कुछ कर सको, राइट। खाली यही है कि अब प्रेस में चला जाएगा, प्रेस में डिस्कस किया जाएगा, क्रिटिसाइज होगा, लोग थोड़ा निंदा करेंगे, इतना ही होगा। दूसरा हमने बात करी इलेक्शन के बारे में, तो इलेक्शन में जो है कुछ क्लासेस ओवर रिप्रेजेंट हो रही हैं, क्लासेस कुछ ओवर रिप्रेजेंट हो रही हैं, नॉट मासेस। इट इज नॉट अबाउट मासेस। आपने देखा कि जो है कुछ ही बॉडीज हैं, यूनिवर्सिटीज जो है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, है ना। एक बार जरा वापस आते हैं उस पर, है ना। यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ you should realize the importance of trade bodies and chamber of commerce। यानी जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, राइट, अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है उनकी। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट जमींदार्स, राइट। जमींदार्स को भी स्पेशल जो है एलोकेशन दिया गया है कि नहीं, जमींदार्स भी नॉमिनेट करेंगे। नाउ इफ यू सी डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपैलिटीज, चलो ठीक है, मासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज लेट्स से स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जमींदार जो है जमींदार, दिस इज अबाउट रेवेन्यू सेटलमेंट एंड ऑल, राइट, कि हाँ जो है उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना, हम क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो क्रिटिसिज्म की हमने बात कर ली। एंड फाइनल समरी, तो हमने समझा कि वाइसरॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, राइट, नहीं सॉरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, उसमें सीटें 10 से 16 कर दी गई हैं। बजट, फाइनेंशियल डिस्कशन, ये सारी चीजें दे दी गई हैं। इलेक्शन की बात तो करी है, बट एक्चुअली दैट इज नॉमिनेशन, तो ये सही इलेक्शन तो नहीं है। और देखा हमने कि जो नॉन ऑफिशियल था वो 40% था, ओनली 2/5, दैट मीन्स कि ये ऑफिशियल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिशियल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी ऑफिशियल मेजोरिटी का सेंस जो है अभी और बनेगा जब हम आगे के एक्ट की बात करेंगे, कि धीरे धीरे आप जो है प्रोविंसेस में देंगे कि नहीं नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी दे दो, फिर सेंटर में कहेंगे अच्छा यहाँ भी जो है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी दे लो, फिर प्रोविंसेस में कहेंगे ऑटोनॉमी ही दे दो। तो ये क्या है, थोड़ा सा प्रोग्रेशन टाइप का, कि धीरे धीरे आप पावर रिलीज कर रहे हो, डेलीगेट कर रहे हो। चलिए, तो हमने ये 2 कवर कर दिए, 1858 भी कवर हो गया, टोटल 3 हो गए। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे 1909 का एक्ट, ठीक है। जो है सी आई अंडरस्टैंड कि ये एक्ट्स जो है सिंपल दिखते हैं, बट इनसे जब सवाल बनता है तो थोड़ा सा कभी कभी गूगली से लगता है, राइट। तो दैट इज द रीजन आई से कि थोड़ा सा टाइम इस पर दो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिखा हुआ है, तो यहाँ से सवाल बनाना बहुत आसान है। तो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट डोमेन है, राइट। ये क्लियर कर लो, एक आध सवाल अगर आ गया तुम्हारी मेहनत सफल हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो अनअकैडमी आर्टिकुलेट चैनल करिए, सब्सक्राइब करिए। दूसरा, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तीसरा, पीडीएफ में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने दिखाया था, राइट, वो जरूर ज्वाइन करना है। एंड लाइक और सब्सक्राइब और कर दो, ठीक है, लाइक और शेयर, ठीक है, शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी दे दो, और जो है बोलो कि यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।